नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज का वीडियो है प्रश्नोत्तरी का। यानी आपने हमारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में जो प्रश्न किया है, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आपने उठाए हैं, उसके बारे में मैं आज कुछ जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो डिफरेंट इधर बीच के आपके प्रश्न थे हमारे अलग अलग वीडियोज़ में, उसको कैटेगरी वाइज हमने शॉर्टलिस्ट किया और मैंने यही सोचा कि एक एक दिन एक एक कैटेगरी पर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज का हमने कैटेगरी सिलेक्शन किया है सिनेमेटोग्राफी के रूप में, यानी आपने डीएसएलआर या कैमरा या सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, इससे रिलेटेड जो आपने प्रश्न किया है उसमें जो प्रमुख हमको लगा उसका उत्तर हम देंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आज के हालात का। लॉकडाउन, निश्चित तौर पर आप भी घर पर होंगे या जहाँ पर भी होंगे सकुशल होंगे। आपके मन में भी चल रहा होगा कि ये कितना दिनों का ये है और ये जब ख़त्म होगा तब क्या होगा, कैसे हम फिर से अपने बिजनेस को, अपने काम को फिर से पटरी पर ला पाएंगे। बहुत सारी शंकाएं हैं आपके मन में, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके विपरीत भी तो आप सोच सकते हैं। आप इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं अपने हेल्थ के बारे में, क्योंकि इस दौरान आपको डेफिनेटली अपने हेल्थ की चिंता हो रही होगी। तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा, आपको फैमिली का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। जो लोग अपने फैमिली से दूर होंगे या फैमिली के साथ भी होंगे, उनको बहुत सारे ऐसी अनुभूति मिली होगी, ऐसा अनुभव मिला होगा जिससे उनको फैमिली के इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। आपको सेविंग का समझ आया होगा कि काश इस समय अगर हमने सेविंग करके रखा होता तो बहुत अच्छा होता, या जिन लोगों ने सेविंग करके रखा है उन्हें लगा होगा कि ये सेविंग अगर नहीं होती तो इस समय हम लोग थोड़ा सा चिंता में पड़ गए होते। उनकी बात अलग है जिनको फिक्स सैलरी मिल रहा है घर बैठे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, आप जैसे व्यूअर हैं, दर्शक हैं, जिन्हें ये सोचना पड़ता है कि अभी नेक्स्ट मंथ अगर बंद रहा तो क्या होगा। आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा होगा अपनों का। इस समय अपनों की पहचान होती है। अपनों से अपने लोग भी इस समय ना मुंह मोड़ लेते हैं। आप देखे होंगे कि आपने जिस पर बहुत भरोसा किया होगा वो भी हो सकता है उस पर खरे ना उतरे हों, तो उस पर भी आपको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये एक मौका था जिसमें आपको अच्छे बुरे हर तरह के चीज़ों का अनुभव आया होगा। आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझ में आया होगा कि इस समय हमारा हेल्थ इंश्योर्ड अगर रहता, लाइफ अगर इंश्योर्ड रहता तो कितना अच्छा रहता, या आपका बिजनेस इंश्योर्ड रहता तो कितना अच्छा होता। तो इन सभी चीज़ों से उबर कर जब आप निकलेंगे ना लॉकडाउन के बाद, तो एक नए ढंग का कुछ आभामंडल आपके अंदर होगा। ये एक तरह सा रिनोवेशन चल रहा है आपका। देखिए, जैसे रिनोवेट करते हैं कोई चीज़ तो फिर से पूरा तोड़ फोड़ करके नई चीज़ बना के सामने लाते हैं, उसी तरह से आप भी जब लॉकडाउन के बाद निकल के आएंगे ना, एक नए रूप में आएंगे। ठीक उस तरह से जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद जब ताज़ा ताज़ा निकलता है ना, तो वैसा महसूस करेंगे। आपको अपने अंदर एक अलग अनुभूति होगी, आपका ब्रेन चलने लगेगा, आपका दिमाग चलने लगेगा, क्योंकि अब तक से आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे ऐसे फिजूल खर्ची हम करते थे जो नहीं करना चाहिए था। हम ऐसा काम करते थे, ऐसे समय बिताते थे जो नहीं बिताते। हम घर में बैठ कर भी ये काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा इन दिनों में, तो उसका फ़ायदा उठाइए और इसे एक पॉजिटिव मैसेज की तरह समझिए, ताकि आपका आने वाला जो लाइफ है वो ब्राइट रहे। एनीवे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लेते हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड कि विच कैमरा इज़ बेटर फॉर फीचर फिल्म एंड शॉर्ट फिल्म। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कैमरा का मॉडल का नाम बताया। कि किसी ने बताया कि पैनासोनिक लूमिक्स GH5S कैसा रहेगा, पैनासोनिक S1H कैसा रहेगा, पैनासोनिक का FZ300, लूमिक्स GS7, फ्यूजी फिल्म का X-T4, कैनन M50, कैनन 200D Mark II, कैनन 5D Mark IV। बहुत सारे कैमरे के बारे में आप लोगों ने अपना अपना विचार दिया। मेरे ख्याल से जो कैमरा आपके पास है या जिसे आप खरीदना चाह रहे हैं उसके बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप चाहे शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं या फीचर फिल्म, कैमरे को DSLR हो या मिररलेस हो या सिनेमा कैमरा हो, 3 कैटेगरी में आप विभक्त करिए। सबसे पहले आप देखिए कि हमको 3 कैटेगरी बनाना है। पहला कैटेगरी है एंट्री लेवल कैटेगरी। एंट्री लेवल DSLR या मिररलेस, जो कि 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में होता है, 4K का होता है और आप इस पर आराम से शूटिंग कर सकते हैं। कोई भी शॉर्ट फिल्म या इवन देन फीचर फिल्म भी बना करके अच्छे ढंग से अगर ग्रेड करते हैं तो वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिड रेंज DSLR एंड मिररलेस, जिसका कॉस्ट होता है 1 लाख से 2 लाख के बीच में। और लास्ट में आता है प्रो रेंज सिनेमा कैमरा, जो 2 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। यहाँ पर हम उन कैमरों की बात नहीं कर रहे हैं जो
प्रोडक्शन हाउस में करते हैं, लेते हैं, यानी रेड कैमरा, एरी कैमरा या सोनी का वो उस लेवल का कैमरा जो फिल्म कैमरा होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो भी है वो 5 लाख के अंदर तक के कैमरों की बात कर रहे हैं, जो एक आम जो इंडी फिल्म मेकर होता है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होता है, वो अफोर्ड कर सके, और इससे आप फीचर फिल्म भी बना सकते हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि आपका कैमरा महत्वपूर्ण नहीं है, कैमरे के पीछे कौन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर सचिन तेंदुलकर जी का बैट ले लेंगे तो आप शतक नहीं बना पाएंगे, बैट से शतक नहीं बनता है, आपके अंदर की हुनर से शतक बनता है। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपको किस कैमरे की ज़रूरत है, और यहाँ हमने बजट के हिसाब से जो एंट्री लेवल है, मिड रेंज है और प्रो जो कैमरे हैं, उनका एक कैटेगरी रेट वाइज हमने रखा है। यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा कि किस रेंज में कौन कौन से कैमरे आपको मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा कैमरा आप लें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक कैमरे में अगर एक चीज़ अच्छा है तो दूसरे कैमरे में दूसरी चीज़ अच्छी है, तीसरे में तीसरा चीज़ अच्छा है। आप इस पर भी चल जाते होंगे कि कौन सा कैमरा हमारे लिए उपयुक्त होगा, मैं 5D में जाऊं या पैनासोनिक के लूमिक्स का कोई मॉडल ले लूं, या आप फ्यूजीफिल्म में जाएं या सोनी में जाएं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास अगर कुछ लेंस हैं, जैसे आपके पास आपको मालूम है कि हमको जो वैरायटी है वो लेंस में हमको चाहिए, तो कैनन में जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हमको छोटे में एक ऐसा कैमरा मिल जाए जिसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हो जो कैनन में नहीं है, तो आप सोनी पे जाइए। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि सोनी से कोई फिल्म बहुत अच्छी बन जाएगी और पैनासोनिक में नहीं बन पाएगी, या कैनन में नहीं बन पाएगा, या दूसरे किसी में नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ब्लैकमैजिक बहुत अच्छा कैमरा है, ब्लैकमैजिक का लेंस थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है, या उसको लेना मुश्किल होता है, उस रेंट पर भी जल्दी मिलते नहीं है, लेकिन कैमरा बहुत अच्छा है। आप S1H की बात कर रहे हैं तो वो तो अल्टीमेट कैमरा है अगर आप नेटफ्लिक्स के लिए कोई बना रहे हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स के लिए जो कैमरा अप्रूव्ड है वो हर एक शॉर्ट फिल्म के लिए भी बहुत अच्छा होगा, नहीं, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा। आपको उसमें शूटिंग करने के लिए जो लाइट्स की ज़रूरत है, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जिस तरह का आपको नॉलेज की ज़रूरत है, वो आप दूसरे कैमरे में आपको उतना ज़रूरत नहीं है। आप कम में आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए कैमरे पर न जाकर के आप उसकी मेकिंग सोचिए कि किस तरह का फिल्म हमें बनाना है और हमको क्या क्या चीज़ें आता है। आप अपने ब्रेन पर खर्च करिए कि ब्रेन इतना डेवलप हो कि फिल्म मेकिंग की सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाए ना, तो आप चाहे क्रॉप सेंसर हो, चाहे APS-C हो, 35mm हो या फुल फ्रेम हो, सब पर आप बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर ढंग से शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक्सप्लेन डुअल ISO। किसी ने पूछा कि डुअल ISO क्या है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग डुअल ISO के बारे में नहीं जानते होंगे, उनको मैं बताऊं। सबसे पहले तो जानिए कि ISO क्या है, ISO से होता क्या है। आपके कैमरे की जो सेंसिटिविटी है उसको ISO बढ़ाता है, यानी जो आपका सेंसर है, सेंसर पर अलग से वोल्टेज देकर उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। सेंसिटिविटी बढ़ने से क्या होता है कि लो लाइट में भी पिक्चर अच्छी आती है, लेकिन पिक्चर तो आ जाती है, उसके साथ साथ ग्रेन्स भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपका जब एक सिंगल ISO होता है तो आपने अगर ISO को बढ़ाया तो जो उजाला वाला पक्ष है, जहाँ पर लाइट ज़्यादा है, वहाँ का भी गेन बढ़ेगा। जो डार्क वाले पोजीशन है, जहाँ पर शैडो है, उसका भी ISO बढ़ेगा। दोनों का ISO बढ़ने की वजह से ग्रेन आने लगते हैं, यानी उतने अच्छे ढंग से पिक्चर की क्वालिटी नहीं आती है जो आना चाहिए। लेकिन जब डुअल ISO होता है तो ISO दो तरीके से काम करता है, यानी दो तरीके से आपके सेंसर को वोल्टेज दिया जाता है। एक जो चमकीला जगह है, यानी जो ब्राइट पोर्शन है, उसके लिए अलग ISO सेट होता है, और जो डार्क पोर्शन है यानी शैडो पोर्शन है, उसके लिए ISO अलग सेट होता है। तो दो ISO हो जाने से आपकी पिक्चर की क्वालिटी बेहतर आती है, और जो ग्रेन्स है, जो आपके नॉइजेज हैं, वो बहुत कम आता है। तो हमेशा आप कैमरा खरीदते समय देखिए कि उसमें डुअल ISO का फैसिलिटी है या कि नहीं। डुअल ISO आजकल नए लगभग अच्छे जो भी कैमरे हैं उसमें आते हैं, और डुअल ISO होने की वजह से आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो लो लाइट में भी बहुत बढ़िया होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डॉली जूम। देखिए, डॉली जूम के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। इसे वर्टिगो जूम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि डॉली जूम क्या है। डॉली यानी ट्रॉली पर यूज़ करते हैं, यानी कैमरा को अगर हम डॉली या ट्रॉली के ऊपर रखते हैं, पटरी पर जो होता है ना, अगर हम लगा करके उसके ऊपर से अगर कैमरे को आगे या पीछे ले जाते हैं तो उसको डॉली इन डॉली आउट बोलते हैं। और एक चीज़ होता है जूम इन जूम आउट, यानी कैमरे में अगर जूम लेंस लगा है उससे भी आप नज़दीक या दूर जा सकते हैं। इसको अगर विपरीत दिशा में हम यूज़ करें, यानी डॉली के ऊपर हम कैमरा रखते हैं और किसी सब्जेक्ट के नज़दीक जा रहे हैं और हम उस समय जूम आउट करते हुए जा रहे हैं, या
सब्जेक्ट से हम दूर जा रहे हैं, हम जूम इन करते हुए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट सामने रखा है, किसी आदमी को रखा है, किसी वस्तु को रखा है, उसके साइज़ को स्क्रीन पर मेंटेन करना है, यानी उसका साइज़ छोटा बड़ा ना हो। क्योंकि जब आप डॉली से पीछे की तरफ जाएंगे कैमरे से, तो वो का साइज़ छोटा होता रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा होगा। लेकिन अगर उसी दौरान अगर आप जूम लेंस से उसके साइज़ को मेंटेन रखेंगे तो क्या होगा, उसका साइज़ तो मेंटेन है, लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको डिफरेंट इफेक्ट देगा। ये एक इन कैमरा इफेक्ट है जो बहुत बेहतरीन लगता है। आप बहुत सारे फिल्मों में इसका इस्तेमाल देखे होंगे, और आपने सीरियल्स में बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कैमरे को डॉली से चार्ज कर रहे हैं, उस समय हम जूम आउट करते जा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट का साइज़ फ्रेम में सेम है, लेकिन बैकग्राउंड लगता है उससे दूर होता चला जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगता है। सबसे पहले 1958 में वर्टिगो नाम का एक फिल्म था, उस फिल्म में इस इफेक्ट को यूज़ किया गया। तब से इस इफेक्ट को, यानी डॉली जूम का नाम वर्टिगो इफेक्ट भी पड़ा, वर्टिगो जूम भी लोग बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ शटर एंगल। देखिए, बहुत सारे लोग शटर एंगल के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि शटर एंगल सिनेमा कैमरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन हम यहाँ संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। जैसे आप जानते हैं, अपने मिररलेस कैमरा हो या DSLR हो, उसमें शटर स्पीड के बारे में जानते हैं। शटर स्पीड क्या होता है, यानी हर फ्रेम पर कितने देर के लिए आपका शटर ओपन होता है, ये शटर स्पीड डिसाइड करता है। वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ इस समय, यानी 24 फ्रेम का अगर चल रहा है तो 24 फ्रेम, यानी हर एक फ्रेम पर कितने देर के लिए शटर खुला। अगर आपका शटर है 50 पर, यानी 50 का मतलब है 1 सेकेंड के 50वें भाग के लिए शटर खुलता है। 100 पर, यानी 1 सेकेंड के 100वें हिस्से के लिए खुलता है। जितना कम समय के लिए खुलता है उतना कम लाइट आएगा, जितना ज़्यादा समय के लिए खुलेगा उतना ज़्यादा लाइट आएगा। सिंपल सी बात है। शटर एंगल में क्या होता है, इसमें शटर खुलता नहीं है, बल्कि एक रोटेटिंग डिस्क होता है। सेंसर के सामने रोटेटिंग डिस्क होता है, और डिस्क में एंगल के हिसाब से, आप देखिए चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरह से एंगल के हिसाब से आपको एक रोटेटिंग डिस्क सेंसर के आगे लगा रहता है, जिसका एंगल जितना खुला रहता है, यानी जितना शटर एंगल ओपन रहता है उतना ज़्यादा रोशनी आती है, जितना कम खुला रहता है उतना कम रोशनी आता है। ये जस्ट शटर स्पीड के उल्टा आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर शटर स्पीड को बढ़ाते हैं, यानी 500, 1000, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लाइट कम आएगी, और शटर एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यानी अगर एंगल 172 है, उससे बढ़ा करके आपने 270 कर दिया या 350 कर दिया, तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रोशनी ज़्यादा आएगी, और जैसे जैसे शटर एंगल कम करेंगे रोशनी कम आएगी। हमारे जो सप्लीमेंट वीडियो जो देख रहे होंगे, जो हमारे DFM के स्टूडेंट होंगे, तो उनको सप्लीमेंट वीडियो दिया जा रहा होगा, इस पे बहुत विस्तार से शटर एंगल को समझाया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर सिनेमा कैमरा पर आप जा रहे हैं, तो सिनेमा कैमरे का यही निशानी है कि उसमें शटर एंगल का व्यवस्था जरूर रहता है। अगर जिसमें शटर एंगल नहीं दिया रहता है, यानी वो सिनेमा कैमरा नहीं है। DSLR मिररलेस है, उससे आप सिनेमा शूट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सिनेमा कैमरा नहीं होता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एस्पेक्ट रेशियो। देखिए, एस्पेक्ट रेशियो को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शूटिंग करते हैं तो आपका जो फ्रेम होता है, तो फ्रेम की जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, इसके जो अनुपात है उसे हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। तो एस्पेक्ट रेशियो को समझना जरूरी है। जैसे स्टार्टिंग के दौर में जो फिल्में शूट होता था, आती थी, वो 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो लेकर होता था, और उसी पर हमारे टेलीविज़न, जो पहले के टेलीविज़न होते थे, वो ब्लैक एंड वाइट या कलर टेलीविज़न जो स्टार्टिंग में होता था, वो आप देखिए तो वो 4:3 के ही अनुपात में होता था। और अभी भी HD रिकॉर्डिंग जहाँ भी होती है, जिस भी टेलीविज़न जो चैनल है वो HD पर आपको वीडियो दिखाता है या अपना प्रोग्राम दिखाता है, तो अभी भी 4:3 के रेशियो पर ही, यानी HD के रेशियो 4:3 का होता है एस्पेक्ट रेशियो, उस पर इसको 4:3 भी बोलते हैं, 1.33:1 भी बोलते हैं। तो अगर 4 में 3 से भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1.33 आएगा, और 1:1 ये इसका एस्पेक्ट रेशियो होता है। अब उससे ऊपर जाते हैं, जब हाई डेफिनेशन आया, तो हाई डेफिनेशन का एस्पेक्ट रेशियो है 16:9, यानी 16:9। आप ये मत सोचिए कि 16 इंच और 9 इंच सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, अनुपात है। अगर 16 हिस्सा इधर है चौड़ाई में, तो उसका 9 हिस्सा होता है उसकी ऊंचाई में। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसको 1.77:1 भी कहा जाता है। अगर आप HD का अगर एक्चुअल एस्पेक्ट रेशियो को समझें तो 1.77:1 है। अब आते हैं वाइड स्क्रीन, यानी सिनेमा के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, तो उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या रखेंगे। उसका रेशियो है 2.39
2:1। कुछ लोग 2.35 भी रखते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आप सिनेमास्कोप फिल्म जो उसको कहते हैं, उसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो होता है 2.39:1 का एस्पेक्ट रेशियो होता है, यानी वाइड स्क्रीन होता है। तो आप जब भी एस्पेक्ट रेशियो को फ़िल्टर करें या जब भी रखें, अच्छा ये कहाँ पर करते हैं आप, एक तो जब शूट करते हैं उस समय एस्पेक्ट रेशियो सेट करना होता है। आपका कोई भी सिनेमा कैमरा फुल शूट करता है, यानी 4K 8K 6K कंप्लीट करता है, लेकिन आपको लेना है सिनेमास्कोप मोड। तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है कि आप कौन सा एस्पेक्ट रेशियो पर शूट करना चाहते हैं। अगर आपने 2.39 का आपने सेट किया तो वो यहाँ पर पतले लाल बॉर्डर या ग्रीन बॉर्डर पर दिखा देगा कि इतना पोर्शन है आपका 2.39:1 का। जैसे रेड कैमरा जाएंगे तो रेड पर 2.40 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा आपको, 2.40:1। ये अच्छा रहेगा क्योंकि वो 2.39 के नज़दीक है और बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको एडिटिंग में आपको थोड़ा सा रेंज मिल जाएगा, आपको बफर मिल जाएगा करने के लिए, तो आप 2.40 पर भी जा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 2.35 से 2.40 तक कहीं पर भी एस्पेक्ट रेशियो आप लेंगे तो एडिटिंग में उसे आप संभाल सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमने बताया बॉर्डर लाइन दिखाई देता है ताकि कैमरामैन को ये दिखाई दे कि हमारा कितना पोर्शन आउटपुट में छपेगा। छप तो पूरा रहेगा लेकिन आउटपुट में कितना हिस्सा आएगा, उसी हिसाब से कैमरे को वो सेट करता है, उसी के अंदर वो सब्जेक्ट को लाता है, अपनी फ्रेमिंग करता है, ताकि आपका जब आउटपुट निकले जिस समय एडिटिंग के बाद मास्टरिंग हो तो आपका एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर मिले वाइड स्क्रीन का। यहाँ पर हम संक्षेप में बता दिए कि HD पर 4:3, HD पर 16:9 और वाइड स्क्रीन जब करेंगे 2.39 पर रखिए, आपका सब काम प्रॉपर होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ फोकस पुलर। देखिए फोकस पुलर का काम क्या है। फोकस पुलर वास्तव में कैमरा डिपार्टमेंट में जो मेन सिनेमेटोग्राफर है उसका फर्स्ट असिस्टेंट होता है। उसका मेन काम है कि जब तक सिनेमेटोग्राफी हो रही है यानी शूटिंग हो रही है उस समय कैमरामैन के साथ रह करके फोकस को एडजस्ट करना इस तरह से ताकि मेन जो सब्जेक्ट है वो हमेशा फोकस में रहे, डिफोकस ना हो, इसका ख्याल रखना फोकस पुलर का काम है। क्योंकि सिनेमेटोग्राफर सिर्फ फ्रेम बनाता है, उसका उस समय कोई काम नहीं हो, उसको बेहतर फ्रेमिंग करना है। और फोकस पुलर का काम है कि फ्रेमिंग चाहे जैसा भी हो रहा हो, जो मेन सब्जेक्ट है वो फोकस से आउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो टेप रिबन होता है जिस पर कि आप फिट नापते हैं उसका भी यूज़ करते हैं, कि उसके बाद मार्किंग करते हैं आपके लेंस के ऊपर कि कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट मूव करेगा या कैमरा मूव करेगा, उसके आधार पर वो फोकसिंग करता है। लेकिन मेन काम होता है फोकस पुलर का वो है जजमेंट का। वो जजमेंट लेता है कि सब्जेक्ट कितना दूर पर है, यानी कैमरे से कितना फीट की दूरी पर है, उतना ही फीट पर वो लेंस को एडजस्ट करता है। ये काम बहुत ही सावधानी से करना होता है और इसमें महारत हासिल होना होता है, क्योंकि एक सिनेमेटोग्राफर भी एक अच्छा फोकस पुलर नहीं हो सकता है। कई बार सिनेमेटोग्राफर जो होता है आते हैं डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के रूप में, स्टार्टिंग करते हैं फोकस पुलर का काम करते हुए और फोकस पुलर में इतना माहिर हो जाता है कि वो उसके बाद मेन कैमरामैन की तरफ जाते भी नहीं है, वो उनको सिनेमेटोग्राफी करना ही नहीं है, वो हमेशा फोकस पुलिंग का ही काम करते हैं। और फोकस पुलिंग में इतना डिमांड होता है कि वो पर डे बिजी रहते हैं। एक बार सिनेमेटोग्राफर का क्या हो सकता है कि वो आज एक फिल्म मिला है, कल दूसरा फिल्म मिलेगा, उस दोनों के बीच में गैपिंग हो सकता है, काफ़ी दिन तक उसको बैठना भी पड़ सकता है। लेकिन फोकस पुलर डेली बिजी रहता है। अगर अच्छा फोकस पुलर है तो उसको हर सिनेमेटोग्राफर अपने अंडर में बुलाना चाहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, लेकिन जो विशेष क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने दे दिया है। हो सकता है आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और भी जो प्रश्न है उसको आप करते रहिए, और मैं कई बार तो वहीं आंसर दे देता हूँ और जो नहीं दे पाता हूँ उसको इस तरह की वीडियो में मैं लाने की कोशिश करता हूँ। आप इस दौरान हमारा जो फिल्म मेकिंग का कोर्स है उसे कर सकते हैं। अगर वाकई में आपको सिनेमेटोग्राफी जड़ से सीखना है तो आपको सिनेमेटोग्राफी का जो DOP कोर्स है वो हमारा ले सकते हैं, कर सकते हैं, या अपने नज़दीक में कहीं पर हो रहा होगा तो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आप छोटे में समझने पर नहीं होता है, क्योंकि इसका जब तक से आप प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे नहीं ऑन स्क्रीन पर तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप करना चाहते हैं DFM का कोर्स यानी डिजिटल फिल्म मेकिंग का, या डायरेक्शन का, या स्क्रिप्ट राइटिंग का, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या कहीं से इस दौरान जो लॉकडाउन के दौरान इतना समय मिल रहा है उस दौरान आप कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखिए, शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सोचते हैं तो वीडियो देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन कई वीडियो आपका हो सकता है छूट जाए।
यहाँ पर एक बात और, मैं नीचे कुछ सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड और भी जो वीडियो हमारे पहले के थे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको दोबारा आप न पूछें, उसका लिंक मैं फिर से दे रहा हूँ। उस वीडियो को आप फिर से देखिए, 2 बार 3 बार इसको घुमा के देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार। IFTA कोर्स मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं डीजी फिल्म के जरिए इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एक मात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। इफ्टा के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। अभी कांटेक्ट करें डीजी फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए डिजी फिल्मिंग का इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क्स।